हे गाइस, सो इन दिस सीरीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम जो दो चीज़ें करेंगे। पहला तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें बोर्ड्स में आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक तीर दो निशाने वाला काम करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, बट उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमें अगर ये क्वेश्चंस बोर्ड में आते तो हम कैसे आंसर करते। तो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो रहा है, बट साथ साथ आप लिखने की कला भी सीख रहे हो कि कैसे लिखें सो दैट बोर्ड में मैक्सिमम नंबर्स आएँ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं और पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उसे आंसर करोगे और निकलोगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी ऑटोट्रोफ्स इज इनकरेक्ट, यानी गलत है, यानी बाकी चीज़ें सही होगी, एक चीज़ गलत होगा। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वंस अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है। कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। सनलाइट के बिना लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। Which of the following group of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? आउटसाइड द बॉडी हमको पता है कि ये हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप कहते हो सैप्रोट्रोफ्स। तो सैप्रोट्रोफ्स या तो एंजाइम्स बाहर सिक्रीट करेंगे और बाहर डाइजेशन होके वो सिंपल सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब कर लेंगे। हालांकि एक और तरीका भी होता है कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए सैप्रोट्रॉफ्स। तो इसमें कौन कौन से सैप्रोट्रॉफ्स हैं, तो क्विकली चलो एग्जाम्पल्स में एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहला तो ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है सैप्रोट्रॉफ्स नहीं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट कैटेगरी में हम देखेंगे तो एमीबा आपका कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक। सारे के सारे 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन, सारे हो रहे हैं। फिर आ गया आपका टेपवर्म। बेटा टेपवर्म आपका पैरासाइट होता है, यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस जो कोई और ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करके अपने बॉडी में रख रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमारे ब्लड में या हमारे इंटेस्टाइन में जो सिंपल सब्सटेंसेस हम डाइजेस्ट कर रहे हैं वो उसे अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा किए गई चीज़ों को खाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, सारे के सारे फंजाई हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यहाँ पर करेक्ट वाला चूज करना है। हीटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। वो खुद फूड नहीं करते, वो किसी का बनाया हुआ फूड लेते हैं। लाइक वी आर थीव्स इन अ वे। हीटरोट्रॉफ सोलर यूनिवर्सिटी को यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। हीटरोट्रॉफ सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन, इनकरेक्ट है। केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनकरेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन सही था। देखो अगर आपको थोड़ा समय बचाना है तो आप क्रॉस चेक करना छोड़ सकते हो। आई मीन बोर्ड में देखो वैसे तो जल्दीबाजी नहीं होती है और आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, जस्ट इन केस हड़बड़ी में आपने कुछ कर दिया। बट इट्स अ गुड आइडिया टू, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो सिंपली करेक्ट करके आगे बढ़ो। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल? ओके, सो हमारी शुरुआत होती है माउस से, फिर आता है ईसोफेगस, फिर आता है स्टमक। अब लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आता इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी होगी। माउथ के बाद स्टमक नहीं आता इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी होगी। ये यहाँ पे गड़बड़ी होगी, तो क्या हो गया, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आ गया आपका एनस। अगर एनस लिखा होता तो कहानी कंप्लीट हो चुकी होती। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो एग्जाम में भी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आते हैं, तो हाउ टू आंसर देम। अगर ये एग्जाम में आ गया होता तो क्या हम ऐसे टिक टिक तो नहीं कर सकते ना, तो आपको सीधा करना होता है। अब कोशिश करो कि जो बोर्ड पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में है, आप उसी तरीके से आंसर करो। तो सबसे पहले आपको ये पता है सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन ए लिख दो। अगर बोर्ड में आपका 1 2 3 है, ये देखो 1 2 3 है, आप भी 1 2 3 ही लिखो। ठीक है, अपने मन से कन्वेंशन मत बनाओ। सो 1। अब इट इज़ प्रेफरेबल कि आप ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाओ, राइट। सो 1 का सी, ठीक है, सॉरी
2 का बी, 3 का ए, 4 का डी। अब देखो हर एक चीज़ जो है एक सेपरेट लाइन में है। इससे क्या होता है, आप जो इन्विजिलेटर होगा उनके लिए काम आसान बना रहे हो। ठीक है, एक ही लाइन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पेज की वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि उनके एंड पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, गलती से उनके एंड पे, आपके एंड पे, किसी के एंड पे मिस्टेक ना हो। आपने बी का सी कर दिया, सी का ए कर दिया, वैसे करने वो ये थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है और सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू राइट ईच आंसर इन अ सेपरेट लाइन। कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, राइट, अनलेस क्वेश्चन में ही बोल दिया गया हो तो अलग बात है, वैसे नहीं बोला जाता। ठीक है, अब दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पूरा पूरा आंसर लिखते हैं। अब देखो, आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, बट आई वुड से आस्क यू टू अवॉइड इट, बिकॉज इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने में आपका टाइम जा रहा है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि अब लिखने में आपसे कुछ गलती हो गई तो, और वैसे देखो गलती होनी नहीं चाहिए, बट वाई टू डू दैट, है ना, टाइम वेस्ट होगा उससे। सो दैट इज़ वाई क्वेश्चन और उसका सही आंसर लिखो और आप आगे बढ़ सकते हो। चलो लेट्स प्रोसीड। ओके, इफ सेलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, सेलिवरी एमाइलेज का काम आपको पता है दैट इट डाइजेस्ट एमाइलोज, जो कि स्टार्च का कंपोनेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द माउथ एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। नाउ एमाइलोज स्टार्च कह लो तो ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये काम अफेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर प्रोटेक्ट ना किया जाए तो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग भी डाइजेस्ट हो सकती है, स्टमक लाइनिंग भी डाइजेस्ट हो सकती है। तो स्टमक में इसका क्या तोड़ निकाला गया? एक्चुअली दो तोड़ होते हैं, आपको एक के बारे में पढ़ाते हैं। वो एक तोड़ क्या है? म्यूकस। म्यूकस जो है लाइनिंग तक पहुंचते पहुंचते उसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है, डाइल्यूट भी कर देता है। ठीक है, तो म्यूकस इज वन ऑफ द तोड़। दूसरा तोड़ ये भी है कि जो वहाँ पे एंडोथीलियल लाइनिंग है, एपिथीलियल लाइनिंग है, उसके नीचे स्टेम सेल्स बड़े बड़े, तो वो लेयर जो है ना बहुत क्विकली रीजेनरेट भी करती है। ठीक है, आपकी जो स्टमक की लेयर्स है वो क्विकली रीजेनरेट करती है, क्योंकि उससे, क्योंकि बॉडी नोज कि वहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, पहली तो ये बात। दूसरी बात आपको ये भी समझनी होगी, इंटेस्टाइन में देखो पहुँचने के पहले ही डुओडेनम में बाइल के द्वारा और तो और पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा हम बाइकार्बोनेट आयंस म्यूकस में डालकर उसे ऑलरेडी बेसिक बना चुके होते हैं। तो इंटेस्टाइन को प्रिवेंशन भी म्यूकस के द्वारा हो जाता है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर म्यूकस ना होगा, अगर एल्कलाइन मीडियम ना बनेगा, तो इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, तो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और पेनक्रियाटिक डक्ट के सहारे डुओडेनम में आता है। डुओडेनम किसका हिस्सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। A few drops of iodine solution were added to the rice water. The solution turned blue-black. This indicates that rice water contains. अब आपको पता है स्टार्च का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेलिकल होता है और इसी हेलिक्स में आयोडीन के कॉम्प्लेक्सेस फंस जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब स्टार्च है। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। तो ये काम आपका शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्टमक में भी डाइजेशन होता है, माउथ में भी डाइजेशन होता है, बट ये डाइजेशन बहुत बहुत कम तो नहीं, बट कम होता है। माउथ में बहुत कम होता है, देखो मुश्किल से 15 to 20 सेकेंड्स माउथ में रहेगा, राइट। स्टमक में इट स्टेज फॉर सम आवर्स, सम मिनट्स टू सम आवर्स, राइट। बट मेजॉरिटी ऑफ एंजाइमेटिक डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चूज द फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन। ओके, सारे स्टेटमेंट ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो जहाँ भी नॉन प्रोटीन चीज़ें हैं उनको काट दो आप। ओके, अब देखो पहला वाला थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं, लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, इसलिए गलत है। डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सीफाइज फैट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे जो थोड़ी सी गड़बड़ है, वो गड़बड़ी ये है, अब देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, गलत तो नहीं कह सकती। इमल्सिफिकेशन वेरी एग्जैक्टली अगर बोलें तो बड़े लिपिड ड्रॉपलेट्स को छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम होता है,
और ये काम आपके बाइल सॉल्ट्स करते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि लाइपेज लिपिड्स को तोड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे अनसर्टन स्टेटमेंट्स आएंगे और आते हैं बोर्ड्स में, यू हैव टू गो विद द सेफेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको पता है लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करेगा बट ट्रिप्सिन नहीं करता, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है, जो थोड़ा सा टेक्निकली हो सकता है गलत हो या डिटेल अगर बहुत इन डेप्थ में जाएं तो सही हो सकता है, ठीक है, तो हम उसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, when air is blown from mouth to the test tube containing lime water, the lime water turned milky, तो CO2 और lime water is calcium hydroxide, तो calcium carbonate बाइकार्बोनेट के कारण मिल्की हो जाता है। तो इसका मेन कल्प्रिट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज फर्दर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शंस इन ईस्ट। आपको पता है सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में यूजिंग ग्लाइकोलिसिस और ये रिएक्शन होगी आपकी साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुवेट टूट जाता है। हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और बिना माइटोकॉन्ड्रिया के होता है। और क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये सही हो जाता है बट माइटोकॉन्ड्रिया ने सिचुएशन को गलत कर दिया। तो आपका ये हो जाए ग्लूकोज से बना पायरुवेट, पायरुवेट से बना इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी पायरुवेट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया गाड़ी घुस जाएगी हमारी। ओके, सो पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब इसमें एक लेवल ऑफ कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये और यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ भी एनर्जी है, तो सही कौन सा है? अब देखो, यही होता है सेफेस्ट चॉइस। आपको ये बात तो बिल्कुल पता है कि 2 ATP है ना, ग्लाइकोलाइसिस भी देता है। तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन है तो फिर मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। वाई? बिकॉज NCERT बता रही है मुझे कि भाई देखो 2 ATP को मैं देख रहा हूँ, इसीलिए बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो ये भी गलत क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में साफ दिखा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। तो हो सकता है कोई पार्शली सही हो, कोई पूरा सही हो। सो पायरुवेट थोड़ा सा एनर्जी यहाँ दे रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके CO2 वाटर एनर्जी और मिल रहा है। तो जो डी ऑप्शन हो गया, ये हो गया मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? अब ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना है हमें। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको दिखें, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि एक क्वेश्चन को आप एक स्टेटमेंट को आप एग्जामिन कर रहे हो, आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके यू हैव टू सेलेक्ट विच ऑफ देम आर करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। अब इनहेलेशन की बात हो रही है, यानी हमें हवा अंदर लेना है। रिब्स इनवर्ड मूव नहीं होते, दे मूव आउटवर्ड एंड अप, ठीक है। तो आउट एंड अप होता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। डायफ्राम इज रेज्ड, नहीं, डायफ्राम इज लोवर्ड होता है। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस into the blood and carbon dioxide from the blood into the alveolar air। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैन ऑक्सीजन? नो, इट हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसलिए तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। आपको याद होगा हम रेशियोज भी डिसाइड कर रहे थे कि कौन कितना हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। सो ऑक्सीजन इज मोर। एल्वियोलाई इंक्रीजेज सर्फेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। येस, दैट्स द होल रीज़न कि हमारे पास एल्वियोलाई हैं। ठीक है, अगर सिंपल सरफेस होता तो उसका एरिया बहुत कम होता, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास 2 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो 2 and 4 इज ऑप्शन डी, ये हो गया। What is the correct sequence of air passage during inhalation? So nostrils के बाद आपके पास आ जाएगा pharynx, फिर आएगा larynx, then trachea, then alveoli. So this is the correct option. During respiration, exchange of gases take place in, so that is alveoli of lungs. Okay, continuing, which of the following statement is are true about heart? Once again, be careful. Heart के बारे में true statements ढूंढने। Left atrium, so डब्बा डायग्राम हमारे सामने तुरंत आ जाना चाहिए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
left ventricle. So left atrium receives oxygenated blood from the different parts of the body. No, left atrium receives oxygenated blood from lungs. तो ये हो गया आपका incorrect statement. Left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts, while right ventricle, अब देखो left ventricle pumps oxygenated blood to the different body parts, ये part तो correct है. Right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs, बिल्कुल सही है, ये correct statement हो गया दोनों. Left atrium transfers oxygenated blood to the right ventricle. Left atrium right ventricle को नहीं देता, incorrect हो गया. Left atrium left ventricle को देता है, right? Right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body, while left ventricle pumps oxygenated blood to the different parts of the body. Once again, this is a correct statement. अब देखो, जैसे क्वेश्चन आया मैंने फटाफट एक डब्बा डायग्राम बना लिया, बिकॉज डब्बा डायग्राम बनाते ही मेरे दिमाग में फ्लो चार्ट बन चुका है. इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आपके लंग्स को दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये आपकी बॉडी को दे रहा है. सो द मोमेंट इट्स वेरी क्लियर इन माई हेड, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा. सो 2 and 4 मेरा करेक्ट ऑप्शन. What prevents backflow of the blood inside the heart during the contraction? तो हमने पढ़ा था हमारे पास 4 valves हैं, right? So at the base of or between atria and ventricular we have the atrioventricular valves, tricuspid और bicuspid. अगर मैं इसी डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे आपका बाइकस्पिड है. तो यही जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी बैकफ्लो को. ओके, अब इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, देखो एट्रिया के वॉल्स या मस्कुलर वॉल्स ये बैकफ्लो को प्रिवेंट नहीं करने वाले, ये तो बस प्रेशर जनरेट कर रहे हैं. सो डोंट फॉल फॉर द ट्रैप. सिंगल सर्कुलेशन, अब सिंगल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है कि हार्ट से सिंगल ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड 2 बार गुजरता है, राइट? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब एक ही बार गुजरता है, यानी हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, ऑक्सीजनेशन उसी सर्किट में एक बार हो जा रहा है, जैसा मछलियों में होता है. ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू आउट द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय. तो ये भी बहुत ईजी है, आपको पता है सिंगल सर्कुलेशन हैपेंस इन फिशेस, राइट? तो इसमें से वैसा ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें सारे के सारे फिशेस हों. सो हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, एनाबिस, सारे के सारे फिशेस है, राइट? बाकी किसी में कोई ना कोई एक रेप्टाइल है या एम्फीबियन है या मैमल्स है, दैट इज़ वाई वो सही नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देखो, वैसे तो हम डबल सर्कुलेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और सिंगल सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जो हार्ट होता है फिशेस में या सिंपली पाइसेस कैटेगरी में, वो आपका ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में. अब ये ब्लड जो है पहले होके जाता है थ्रू गिल्स, राइट? गिल्स का काम क्या है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया उसने, देन दिस गोज थ्रू द होल बॉडी. अब जब होल बॉडी में जाएगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक नीड्स. उसके बाद दिस ब्लड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट. सो द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू कीप ऑन रोटेटिंग द ब्लड थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसमें से एक पार्ट जो है ऑक्सीजन ऐड कर देता है विच इज़ द गिल्स, राइट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 20 का डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, करेक्ट है. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, करेक्ट है. कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है? दे टेक इट अवे फ्रॉम द हार्ट. दे हैव थिन वॉल्स, रॉन्ग हो गया. अब देखो, जब आपको एक चीज़ गलत मिल जाए ना, स्किप टू द नेक्स्ट, डोंट गो ऑन रीडिंग द होल सेंटेंस देयर. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, करेक्ट है. ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, गलत है, राइट? दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वेल्स, बिल्कुल सही, वेन्स में वेल्स होते हैं. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, सही है. कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी डी. चलो, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर नेफ्रॉन्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन. बट बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेफ्रॉन्स आर नॉट जस्ट फिल्ट्रेशन यूनिट. यू रिमेंबर यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में 3 स्टेप थे. पहला स्टेप था
फिल्ट्रेशन, दैट इज़ करेक्ट। बट दूसरा स्टेप था रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि बहुत ऐसी सारी चीज़ें फिल्ट्रेट में चली जाती थी, जैसे कि वाटर, सॉल्ट, आयंस, आपका ग्लूकोज, जिसको आपको रीअब्जॉर्ब करना होता है, राइट। तो आप रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और कई ऐसी चीज़ें उसमें सिक्रीट भी करनी पड़ती थी। सिक्रीशन, हाइड्रोजन आयन हो सकता था, थोड़ा बहुत पोटेशियम, अमोनिया, क्रिएटिनिन, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हो सकती उस समय। वाई? बिकॉज बैलेंस मेंटेन करना है। अगर एसिडिक ब्लड हो गया, थोड़ा सा H+ फेंकना पड़ जा रहा है बाहर, तो दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द नेफ्रॉन। Oxygen liberated during photosynthesis comes from, so you know photolysis of water एक की कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है, तो दैट इज वाटर. The blood leaving the tissues become richer in, देखो टिश्यूज यानी ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन. सेल्स क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करेंगे ATP. स्पेशली हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. और इसी प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसका सेल्स कुछ नहीं कर सकते, राइट. तो इसीलिए जो ब्लड टिश्यू से निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा. एक छोटी सी चीज़ देखो, आपको मेटाबॉलिक वाटर के बारे में भी बताया गया था, राइट. द वाटर विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, जो एनर्जी लेस कह लो, इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर ली थी, तो इस इलेक्ट्रॉन को और H+ आयन को मिला के वाटर बनता है, राइट. सो बट दैट मेटाबॉलिक वाटर इज यूज मच, राइट. इट्स नॉट कैरीड अवे अ लॉट, राइट. बट वंस अगेन थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा. तो बट स्टिल वी हैव टू चूज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम. इनकरेक्ट चूज करना है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है. ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो बाद में पता चलेगा, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी, हमारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को तोड़ता है, राइट. और इसीलिए आपको एनर्जी और मैटर चाहिए टू रीबिल्ड दो स्ट्रक्चर्स, राइट. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, बिल्कुल इनकरेक्ट बेटा, इनकरेक्ट है ये. अमंग सेल्स के बीच में भी ऐसे कई सारे केमिकल एंड अदर मैसेजेस होते हैं जो पास ऑन होते हैं. फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, राइट. तो आपके कुछ सेल्स होंगे जो हार्मोनल मैसेजेस सिक्रीट करेंगे, और ये मैसेजेस जो हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं. कुछ जाके दूसरे सेल्स के सरफेस पे अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, कुछ उस सेल को एंटर करके अपना इफेक्ट लेकर आते हैं, राइट. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर इज सी. द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ्स इज, ऑटोट्रोफ्स की बात हो रही है, यानी मोस्टली प्लांट्स की बात हो रही है, दैट इज स्टार्च. अगर हम एनिमल्स की बात करते तो आपका आंसर हो जाता ग्लाइकोजन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हो, सनलाइट लेते हो, क्लोरोफिल लेते हो, तो हमें बेस्ट चीज़ें चूज़ करनी है. तो यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं है, यहाँ पे क्लोरोफिल गायब है, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो विल इवेलुएट बिटवीन दीज टू, राइट. अब आपको देखना है कौन सा इक्वेशन इसमें से बैलेंस्ड है, या तो कोई इक्वेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है. तो अब आप देखोगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होता, राइट, बल्कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. दैट इज वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता. अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बेटा बिल्कुल होता है ये. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल होता है, राइट. और ये रिड्यूसिंग पावर आप कहाँ से लाते हो? दिस रिड्यूसिंग पावर, या कह लो NADPH, जो एसिमुलेटरी पावर भी जिसको हम कहते हैं, दैट्स द रिड्यूसिंग पावर. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो रहा, वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी. ओके. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन. अब आपको पता है कि आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. अगर स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो आपके बगल वाले सेल से पानी का इनफ्लो होने लगेगा. अगर पानी का इनफ्लो हुआ तो इसके जो अंदर की जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी होती है, बाहर की लेयर पतली होती है, तो दैट इज़ वाई ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करते हैं, राइट. सो हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन वाटर, ठीक है. तो वाटर इन द गार्ड सेल्स अगर बढ़ा तो वो बाहर की तरफ फूलेंगे और अंदर की तरफ रास्ता खुल जाएगा.
Choose the form in which most plants absorb nitrogen, right? So nitrates, nitrites, atmospheric nitrogen नहीं बेटा जी, nitrates और nitrites is the majority of the form, ठीक है. अमोनियम फॉर्म भी हो सकता है, बट बिसाइड्स दैट क्या है, आपका यूरिया भी है, राइट. तो यूरिया कैन ऑल्सो बी अब्जॉर्ब. सो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स. विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डिजेस्टिव ट्रैक्ट. सो आपको पता है सेलिवरी एमाइलेज जो आपका सलाइवा में पाया जाता है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. पाइरुवेट कैन बी कन्वर्ट टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट. बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आपको पता है आप बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हो. दैट इज़ द रीज़न कि आपके ब्रेड्स बहुत पफी होते हैं, है ना. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया. बेटा अगर एरोबिक है तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, फिर तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक बनेगा, राइट. तो ये इनकरेक्ट हो गया. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से इनकरेक्ट हो गया. नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है. फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज करेक्ट. अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो एनसीईआरटी और कई सारे बुक्स मिक्स कर देते हैं, वो क्या है कि फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क है. ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाके थोड़ा सा क्लैरिफाई होता है. इवन आई डिड नॉट नो अंटिल आई वाज इन दी कॉलेज, शायद कह सकते हैं बाहर, कॉलेज के बाहर. देखो, जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम ऑफकोर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, जो दोनों में कॉमन चीज़ है. दोनों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट इज और लैक्टिक एसिड और इथेनॉल इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, ठीक है. देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा. सम और द अदर कंपाउंड वुड बी पुश थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड हेंस इसकी जो एटीपी आउटपुट है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू फर्मेंटेशन, वहाँ जहाँ पे कहानी लैक्टिक एसिड और या इथेनॉल पे ख़त्म हो जाती है, राइट. तो इट्स डिफरेंट, ठीक है. बट फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस हमें 12 तक यही मान के चलना है. दे आर वन इन द सेम. सो येस, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 4. The lack of oxygen in muscles often leads to cramps among cricketers. This results due to, अब आपको पता है आपके स्केलेटल मसल्स, यानी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं, वो अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो लैक्टिक एसिड इज अ प्रॉब्लम, राइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी. चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अ बॉडी. सो किडनी से यूरिन बन के आएगा यूरेटर में, यूरेटर से आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से जाएगा यूरिथ्रा. करेक्ट आंसर वुड बी डी. And now we are here to the next and the last question of the MCQ section of the NCERT exemplar. During deficiency of oxygen tissues of human beings, pyruvic acid converted to lactic acid in the dash. आपको पता है हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं. फर्मेंटेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है ना. ओके, सो गाइज दिस इज इट. दिस इज हमने पूरा का पूरा MCQ सेक्शन NCERT exemplar का कवर कर लिया. इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू अटैक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ये भी सीखेंगे कि उसको लिखते कैसे, क्योंकि देखो बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, लिखना भी आना चाहिए. अगर आप सही तरीके से लिखोगे तभी जाके मार्क्स मिलते हैं. सो वो सीखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, यू माइट कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अपने दोस्तों से भी शेयर करो, सो दैट एवरीवन गोज एंड लर्न समथिंग, राइट. ओके, ऑल्सो there is a new book called NCERT Mapped, जो 11th और 12th के लिए आ रही है. 11th के लिए ऑलरेडी आ चुकी है अमेजोन पर. इट्स दी बेस्ट विजुअल गाइड जो आपको मिलेगा मार्केट में, बिकॉज इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ माइंड मैप्स, अ लॉट ऑफ स्टोरीज, अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस, जो आपकी हेल्प करता है कॉन्सेप्ट्स को सीमलेसली कनेक्ट करने में, राइट. सो गो टेक अ लुक, एंड इफ यू लाइक, ऑर्डर अ कॉपी. थैंक यू सो मच.